एसएसपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 अध्याय 8 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेज़ों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के काम काज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ का सामाजिक ताने बाने में क्या आया, बदलाव। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज़ उठाई और संघर्ष किया। कालांतर में यानी कि बाद में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की और बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रजामंडल का क्या योगदान रहा राजस्थान की आज़ादी के आंदोलन में? प्रजामंडल ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की और बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कौन? जागीरदार। परंतु अंग्रेज़ों व राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेज़ों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ किया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जमींदारों से किसानों से वसूली। अंग्रेज़ों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए एवं यह सारा भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार ली जाने लगी। बेगार का मतलब होता है बिना पैसे के काम करवाना बेगार। पेशेवर होकर किसानों ने परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित किसान आंदोलन है। सबसे पहला किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत चर्चित आंदोलन है। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। संगठित आंदोलन था एक किसानों का। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी कि ये 44 वर्ष तक चला और पूर्णतया अहिंसात्मक रहा। हिंसा नहीं हुई इसमें। बिजोलिया जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का क्या था, ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त हुआ। प्रथम चरण इसका 1897 से 1914, दूसरा चरण इसका 1914 से 1923 और तीसरा चरण इसका 1923 से 1941। पहले चरण के बारे में बात करते हैं। 1897 में राय कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। किसके समय? राव कृष्ण सिंह के समय 1897 में 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। लागतें अर्थात
किसानों के प्रतिनिधि नानजी व ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की, क्योंकि बिजलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौरी कर भी लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चौरी कर की लागत माफ कर दी गई एवं लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बना। तो पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंधाई की लागत लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। तो प्रथम चरण के जो आंदोलनकर्ता थे वो थे साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने नेतृत्व किया प्रथम चरण का। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में उपरमाल संघ या उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो मेवाड़ में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने और कब की? तो विजय सिंह पथिक ने 1917 में। उनको माणिक्यलाल वर्मा का साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसके नेतृत्व में? पथिक के नेतृत्व में। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचारी के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी ज़मीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला मंत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो बिजोलिया आंदोलन में महिला नेतृत्व बताइए, तो अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी वर्मा। ये याद रखने वाला है। पहले चरण में आंदोलन को नेतृत्व दिया साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, और द्वितीय चरण में आंदोलन को नेतृत्व दिया माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक, और तृतीय चरण में आंदोलन को नेतृत्व दिया जमनालाल बजाज। अब आता है आपका बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध क्या उठाई? आवाज़ उठाई। किसान मैनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए। मैनाल एक जलप्रपात है। पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया और लंबे समय के बाद किसानों और राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने क्या कर लिया? मान लिया या मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने एवं गांवों को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी एवं कृपाजी डाकर घटनास्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल और गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी गई।
और बेगार पर रोक लगाई गई। 53 से 34 लाख की समाप्त हो गई। इसकी मृत्यु हुई बेगू किसान आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी धाकड़। कौन सा कमिश्नर भेजा? रेवेन्यू कमिश्नर फ्रेंच को भेजा जांच हेतु। बेगू किसान आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया? रामनारायण चौधरी। बूंदी किसान आंदोलन सन 1926 ईस्वी में नैनूराम रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग और बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोलियां चला दी, जिससे घटना स्थल पर ही नानक बिल की मृत्यु हो गई और अनेक स्त्री और बच्चे भी घायल हो गए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 ईस्वी में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। बूंदी किसान आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई? नानक बिल की। और इसको नेतृत्व किसने प्रदान किया? नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने। अब आता है अलवर का किसान आंदोलन। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते थे। कौन? जंगली सुअर। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया और सन 1925 में अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचना गांव में एक सभा आयोजित की और सभा को गोली चलाने से सैकड़ों किसान और स्त्रियां और बच्चे मारे गए। अनेक घर को जला दिया गया, अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। प्रश्न आ सकता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा? तो अलवर का किसान आंदोलन। अब आता है सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्च के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं की। किसान ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। तो कौन से आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो सीकर किसान आंदोलन की। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को क्या किया गया? आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेताराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। तो सीकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता कौन थे? तो सरदार हरलाल सिंह, नेताराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। अब आता है आपके शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, डुंडलौर, बिसाव, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ इनकार कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। किसके ठिकानेदार ने? मालासर के। और डुंडलौर
ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता कराने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। अब आता है आपके अन्य किसान आंदोलन। सन 1945 में चंदावल ठाकुर ने लाठियों एवं भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और इस तरह 1947 में ढाबड़ा में लगान लागबाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए तो उसने बंदूक, तलवारें और भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। अब अगला आता है आपके किसान आंदोलन के बाद जनजाति आंदोलन। क्या नाम है? जनजाति आंदोलन। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आई है। दक्षिण राजस्थान में भील का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में इनका चित्र अंकित रहता है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेरे से ये बहादुर जातियाँ सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से क्या हो गई? पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जनसेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। पहला आता है आपके भील आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने बेगार एवं अनुचित लगान न देने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने उस सभा में पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलवाई। घटनास्थल पर हजारों किसान आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसानों एवं आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे ऐक्य आंदोलन कहा जाता है। ऐक्य आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए। महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया और इस मांग पत्र को ही मेवाड़ की पुकार कहा गया। महाराणा ने तत्काल 18 मांगें मान ली। केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या और हरदेव जोशी को भी जाता है। तो इस प्रकार भील जनजाति का आंदोलन पूरा हुआ। भील जनजाति को प्रारंभिक नेतृत्व दिया गोविंद गुरु ने। उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी और मानगढ़ पहाड़ी पर उन्होंने संप सभा का अधिवेशन किया था, जिस पर गोलियां चलाई गई और मेवाड़ पुकार रखी। किसने रखी? मोतीलाल तेजावत ने। और ऐक्य आंदोलन चलाया। 21 सूत्री मांग को ही मेवाड़ पुकार कहते हैं। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देवल में भीलों को संगठित करने के लिए भोगीलाल पांड्या और
देव जोशी को मीणा जनजाति आंदोलन। दूसरी, मीणा जाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये सभी चौकीदार करते थे। क्या करते थे? चौकीदारी। बदले में गांव वालों से ये चौथ वसूल करते थे, शुल्क। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया। इस कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जयराम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आता है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल का गठन किया गया। प्रजामंडल आंदोलन। अब आता है आपके पहला प्रजामंडल का गठन, मारवाड़ प्रजामंडल। जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। भवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष थे। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में मेवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। अब आता है जयपुर प्रजामंडल। 1931 में कपूर चंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की मांग की। अब आता है मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिकलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मगाराम वैद और लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की और 30 जून 1948 को रायसीनगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। अब आता है आपके कोटा प्रजामंडल।
अभिन्न हरि, तनसुख लाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। तो नैनूराम ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना अभिन्न हरि और तनसुख लाल के सहयोग से की? तो हाड़ौती प्रजामंडल की। कोटा में पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलनों को गतिविधियां समानांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में उन्होंने कार्य किया। प्रमुख जननायक गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ। यह दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात, मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का प्रयास किया या कार्य किया। 1903 में संप सभा की स्थापना की गई। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर रहने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोले और बच्चों बूढ़ों को पढ़ने या पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने एवं ईश्वर में आस्था रखने की बात कही। किसने? गोविंद गुरु ने। अब आता है अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म जयपुर में हुआ। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी, पाली भाषा के विद्वान थे। इन इतनी भाषाओं के जानकार थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व भी सेठी को सौंपा गया। अब आता है केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह भारत राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताना के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर राजघराने पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह भारत ने चेतावनी राज चंगुटिया नामक प्रसिद्ध सोहर्टे लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या किया? सचेत किया। तो केसरी सिंह भारत ने कौन से सोहर्टे लिखे? चेतावनी राज चंगुटिया। अब आते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर या जिले में हुआ। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर वे भूमिगत हो गए और बाद में विजय सिंह पथिक नाम से
उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कब की? 1919 में। सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी, यानी कि बहुत पक्की मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रासबिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया था। 21 फरवरी 1915। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनियों पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह व भूप सिंह को दी गई थी। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी और 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे और अमर शहीद कुंवर सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्ष तक ये भूमिगत रहे और सन 1939 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कुंवर प्रताप सिंह। ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। इन्होंने रासबिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे, तब इनके परिचित आसानाड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग करते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। उन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए और ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्प आयु में ही क्या हो गए? शहीद हो गए। राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह एवं विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक एवं राव गोपाल सिंह खरवा को टाटगढ़ में नज़रबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात दोनों ही वहां से लापता हो गए और गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिया गया और सन 1920 में वहाँ से रिहा होने के बाद वे रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। शब्दावली देखिए इसकी। बेगार, बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाए जाने वाला काम क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है, जिसमें मजदूरी नहीं दी जाती है। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया हठ या आग्रह। लाल बाग, जमींदार द्वारा अपनी जनता के लिए लागत कर और बेगार। चौरी कर, जनता से बेटे की शादी पर जागीर द्वारा लिया जाने वाला कर चौरी कर कहलाता है। इसी के साथ ये पाठ पूरा हुआ। थैंक यू।